नमस्कार। आज हमारे सामने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर एक बहुत ही जानकारी भरा ग्राफिक है। लेकिन ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक तरह से हमारे देश की सबसे शक्तिशाली न्यायिक संस्था का कह सकते हैं कि एक नक्शा है। इसमें इसकी स्थापना से लेकर इसकी शक्तियों और उन ऐतिहासिक फैसलों तक का जिक्र है जिन्होंने भारत की किस्मत ही तय कर दी। और हमारे श्रोता की भी ये मांग है कि हम इसे परीक्षा की तैयारी के नजरिए से समझें, लेकिन किताबी तरीके से नहीं। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी यात्रा को समझेंगे। मतलब कैसे ये एक सरकारी अदालत से संविधान का संरक्षक और आम नागरिक के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक बना। बिल्कुल। और ये एक शानदार कहानी है सच में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जजों और वकीलों की जगह नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां भारत के लोकतंत्र की आत्मा को लेकर लगातार बहस चलती रहती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अब सिर्फ तथ्य नहीं पूछे जाते, बल्कि उस तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे पूछा जाता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट की नींव वो कब और कैसे रखी गई? ग्राफिक में अनुच्छेद 124 से 147 और भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र है। देखिए, इसकी शुरुआत तो आज़ादी से भी पहले हो गई थी। 1937 में अंग्रेजों ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अच्छा। ये उस समय की सबसे बड़ी अदालत थी, पर पूरी तरह से आजाद नहीं थी। हाँ। इसके फैसलों के खिलाफ अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल के पास जाती थी। हो, मतलब आखिरी फैसला हमारा नहीं, अंग्रेजों का होता था। बिल्कुल, आखिरी फैसला उनका ही होता था। अच्छा, तो असली बदलाव हुआ 28 जनवरी 1950 को, जब इसका उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में हुआ। हाँ, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसका मतलब था कि अब भारतीय न्याय के मामले भारत में ही तय होंगे। हमें अपने फैसले के लिए लंदन की ओर नहीं देखना पड़ेगा। ये न्यायिक संप्रभुता की, जिसे हम जुडिशियल सॉवरेनिटी कहते हैं, उसकी असली शुरुआत थी। अब अपील की आखिरी अदालत दिल्ली में थी, लंदन में नहीं। होम्स का आदर्श वाक्य भी यही भावना दिखाता है, यतो धर्मस्थतो जय। मतलब जहां धर्म या कर्तव्य है वहीं विजय है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, अब इसकी बनावट पर आते हैं। ग्राफिक में एक पिरामिड है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये देखने में तो सीधा साधा है, पर इसका मतलब क्या है? ये भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को दिखाता है। इसका मतलब है कि ये तीनों अदालतें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। आप जिला अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से भी संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक सीढ़ी की तरह है ये। तो क्या ये व्यवस्था हर संघीय देश में ऐसी ही होती है जैसे अमेरिका में? नहीं, यही भारत की खासियत है। अमेरिका में, जो एक संघीय देश है, वहां राज्यों के कानून के लिए अलग स्टेट सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल कानूनों के लिए एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारी ये एकीकृत प्रणाली पक्का करती है कि चाहे केंद्र का कानून हो या राज्य का, पूरे देश में उसकी व्याख्या, उसका इम्प्लीमेंटेशन वो एक जैसा हो। ये देश को कानून के धागे में पिरो कर रखता है। समझ गई। और इस पिरामिड के शिखर पर बैठे न्यायाधीशों की संख्या यहाँ 33+1 लिखी है। क्या ये हमेशा से इतनी ही थी? बिल्कुल नहीं, ये संख्या भी अपनी एक कहानी कहती है। 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो सिर्फ 8 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। बस 8? हाँ, बस 8। और आज ये संख्या 34 तक पहुंच गई है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि इन 70 सालों में देश में मुकदमों का बोझ और न्यायपालिका की जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। और हाँ, ये संख्या तय करने का अधिकार संसद के पास है। तो ये तो हुई संस्था की बनावट, एक मजबूत पिरामिड की तरह। लेकिन इस पिरामिड को चलाने वाले लोग यानी न्यायाधीश, वो कैसे चुने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? मुझे लगता है सालों का अनुभव तो जरूरी होगा ही, शायद हाई कोर्ट के जज के तौर पर। हाँ बिल्कुल, ग्राफिक में भी यही बताया गया है। या तो आप कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। ये 2 सबसे आम रास्ते हैं, और भारत का नागरिक होना तो पहली शर्त है ही। लेकिन इसमें एक चौथी शर्त भी है जो बड़ी दिलचस्प लगती है। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, एमिनेंट जूरिस्ट। इसका क्या मतलब है? ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाता है। इसका मतलब है कि कानून का कोई महान एकेडमिक विद्वान या विशेषज्ञ
जिसने शायद कभी वकालत न की हो या जज न रहा हो, अच्छा। उसे भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। सोचिए, किसी लॉ यूनिवर्सिटी के बहुत सम्मानित प्रोफेसर को सीधे जज बना दिया जाए। क्या सच में आज तक किसी को इस आधार पर नियुक्त किया गया है? ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। यही तो बात है, आज तक इस प्रावधान का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। ये एक शक्तिशाली दरवाजा है जो हमेशा से खुला है, पर किसी ने आज तक इसमें कदम नहीं रखा। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका में कितनी विविधता की कल्पना की थी, जो शायद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। नियुक्ति की बात चलिए तो कोलिजियम व्यवस्था का जिक्र आता है। हमने सुना तो है इसके बारे में, पर इस पर अक्सर ये आरोप भी लगता है कि ये अपारदर्शी है, मतलब इसमें पारदर्शिता की कमी है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। कॉलेजियम व्यवस्था वो प्रणाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 सबसे वरिष्ठ जज वो मिलकर जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। और ये व्यवस्था संसद ने बनाई है? नहीं, ये व्यवस्था संसद ने नहीं बनाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों के जरिए इसे विकसित किया है। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है न्यायपालिका को सरकार के दबाव से आजाद रखना, ताकि जज बिना किसी डर के फैसले ले सकें। ये इसका सबसे बड़ा पक्ष है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि ये जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की एक बंद प्रणाली बन गई है, जिसमें पारदर्शिता की कमी है और भाई भतीजावाद की गुंजाइश हो सकती है। तो ये स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक लगातार चलने वाली बहस है। और यहाँ एक नाम का जिक्र है, फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। हाँ, 1989 में उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम था। इसने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट बनने के लगभग 40 साल बाद जाकर हमें पहली महिला जज मिली। सही बात है। और आज भी उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में काफी कम है। तो ये एक शुरुआत थी, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। तो हमने संस्था और उसे चलाने वाले लोगों को समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती है, इसकी शक्तियां। ग्राफिक में मूल अधिकारिता, रिट अधिकारिता, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे कई भारी शब्द हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। जरूर। मूल अधिकारिता, या जिसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, उससे शुरू करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। मतलब किसी छोटी अदालत में जा ही नहीं सकते? हाँ, वो किसी छोटी अदालत में नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए, अगर केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, या 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो। ये इतने बड़े मामले हैं कि इन्हें सुलझाने का अधिकार सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत को है। और रिट अधिकारिता यानी रिट ज्यूरिसडिक्शन, ग्राफिक में अनुच्छेद 32 का जिक्र है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ये आम नागरिक के लिए इतना खास क्यों है? आप इन रिट्स को मौलिक अधिकारों का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम समझ सकती हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम? हाँ, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जैसे बराबरी का अधिकार, बोलने की आजादी। लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो क्या होगा? तब आप अनुच्छेद 32 का बटन दबाते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और फिर कोर्ट क्या करता है? कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। जैसे एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ ले, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है, ताकि पता चल सके कि हिरासत कानूनी है या नहीं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा कवच है। यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षक बनाती है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये शब्द हम खबरों में बहुत सुनते हैं। और यही वो शक्ति है जो विधायिका और कार्यपालिका पर अंकुश रखती है। इसका सरल अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार के किसी भी आदेश की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि वो संविधान के दायरे में है या नहीं। हाँ बिल्कुल। और अगर कानून संविधान के खिलाफ हो तो उसे रद्द कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है, कह सकता है कि ये कानून लागू नहीं होगा। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि देश में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। और यही वो शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन, जो आगे चलकर केशवानंद भारती जैसे मामलों में
इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई, है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ही उस महान टकराव की वजह बनी, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो ये हमें ग्राफिक के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर लाता है, ऐतिहासिक निर्णय। यहाँ शंकरी प्रसाद केस से लेकर केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण तक के केस हैं। ये एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है, ये तो एक पूरी कहानी लगती है। ये कहानी है भारत के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभों, संसद और न्यायपालिका के बीच की खींचतान की। सवाल एक ही था, लेकिन बहुत बड़ा था। क्या संसद के पास संविधान को बदलने की असीमित शक्ति है? क्या वो मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है, छीन सकती है? तो इस कहानी का पहला अध्याय क्या था? पहला अध्याय था शंकरी प्रसाद केस 1951 का, और फिर सज्जन सिंह केस 1965 का। इन शुरुआती मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की पूरी शक्ति है। अच्छा, तो तब संसद ही सर्वोच्च थी। उस समय ऐसा लगा कि हाँ, संसद ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर पासा पलट गया। ग्राफिक में अगला केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 का। हाँ, ये कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और 11 जजों की बेंच ने कहा, नहीं, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। वाह, ये तो एक तरह से न्यायपालिका की तरफ से संसद को लक्ष्मण रेखा दिखाने जैसा था। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। तो जाहिर है संसद ने ये बात मानी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। इस फैसले के बाद टकराव और बढ़ गया। संसद ने नए संशोधन करके अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, और इसी टकराव का नतीजा था भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1971। हाँ, इसके बारे में हमने बहुत सुना है ना? हाँ, बहुत सुना है। इसमें ऐसा क्या खास था? इसमें सब कुछ खास था। यह सुनवाई 68 दिनों तक चली, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी, जो भी एक रिकॉर्ड है। और इसने जो फैसला दिया, उसने भारत के लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता? वो क्या था? कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। इसे आसान शब्दों में समझें तो कोर्ट ने कहा, ठीक है संसद, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आपको यह अधिकार है। आप घर में मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, नई दीवारें बना सकते हैं, लेकिन आप इस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। और ये नींव या मूल ढांचा क्या है? ये संविधान की वो बुनियादी आत्मा है जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन और हाँ, न्यायिक समीक्षा की शक्ति खुद। इस एक फैसले ने संसद की संशोधन शक्ति पर एक स्थायी सीमा लगा दी और ये स्थापित कर दिया कि संविधान सर्वोच्च है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। वाह, तो ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य का फैसला था। इस एक ग्राफिक ने तो सुप्रीम कोर्ट को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट की पूरी यात्रा को देखा, 1937 की एक संघीय अदालत से लेकर 1971 में संविधान के संरक्षक बनने तक। हमने जजों की नियुक्ति की पेचीदगियों को समझा और कॉलेजियम जैसी व्यवस्था पर भी बात की। और सबसे जरूरी, हमने अनुच्छेद 32 जैसी शक्तियों को जाना जो हर नागरिक को ताकत देती हैं, और केशवानंद भारती जैसे फैसलों की कहानी को समझा जिसने हमारे लोकतंत्र को बचाया। बिल्कुल, ये सारी जानकारी ना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट 70 साल पुराने संविधान की व्याख्या करके आज की समस्याओं को सुलझाता है, लेकिन आज हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिनकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने शायद ही की होगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी या जलवायु परिवर्तन। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ऐसी नई चुनौतियां आएंगी जिनका संविधान में कोई सीधा उल्लेख नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने मूल ढांचे के सिद्धांत को कैसे लागू करेगा? क्या कानून की व्याख्या करने का तरीका भी इन नई तकनीकों के साथ बदलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में सुप्रीम कोर्ट को खोजना होगा।